नमस्कार, जय हिंद। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी में। दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारी साइंस की वीडियो, साइंस वाला पोर्शन चल रहा था अमोघ शक्ति सीरीज के नाम से, जिसमें दोस्तों हम आपको फिजिक्स कराने वाले हैं, केमिस्ट्री कराने वाले हैं और बायोलॉजी कराने वाले हैं। एनटीपीसी CBT 2 के लिए और RRB ग्रुप डी के लिए जो 1,03,000 जो वैकेंसी हैं उनके लिए और 35,000 जो NTPC के लिए हैं। इसमें दोस्तों अब तक हमारे जो क्वेश्चन है 235 क्वेश्चन हो चुके हैं। वहाँ से आगे जो है अब हम करना स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। आप कॉपी और पेन ले लें और हर क्वेश्चन का आंसर आप लिखते जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। जो नए हैं दोस्त वो ध्यान देंगे कृपया। जो पुराने हमारे व्यूअर हैं, देखने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनको तो पता है किस प्रकार का ये जो लेक्चर होने वाला है। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको जो है उसमें क्या करना है, अपने आप आंसर लिखना है। उसमें जो है अपने आपको जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ करना है और मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा, तो फिर उसको मिलान करते जाना है, यानी देखते जाना है कि आपने सही किया या गलत किया है। उसके बाद दोस्तों जब टोटल क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। जिससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार चल रही है। ठीक, तो चलते हैं। इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया उन लेक्चर को देख लें, और वो लेक्चर जो है आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर के मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी अन्य क्लासें हैं, जैसे हिस्ट्री की क्लास है हमारी, एग्जाम योद्धा यानी योद्धा ट्रिक के नाम से है हमारी। 80 के समथिंग ट्रिक हैं और प्रत्येक में 2 ट्रिक हैं, प्रत्येक वीडियो में 2 ट्रिक हैं। तो आपको वहाँ से जो है जीके बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा, है ना। और जो है कुछ मैथ की वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे हम किसकी। चैप्टर दूसरा चल रहा है हमारा यांत्रिकी। यांत्रिकी में दोस्तों अब तक हमने 235 क्वेश्चन करा दिए हैं, और बात करें तो ये पार्ट हमारा 6 आने वाला है। और इसमें दोस्तों अब ऊर्जा वाला पोर्शन हमारा चलने वाला है। कौन सा वाला चलने वाला है? ऊर्जा वाला पोर्शन चलने वाला है। चैप्टर हमारा ये दूसरा है। चैप्टर की अगर बात करें तो दूसरा है, कौन सा चैप्टर है? यांत्रिकी नाम से। ठीक, तो इसमें ऊर्जा वाला पोर्शन आज चलने वाला है। तो बात करें अगर हम ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के या किसी पिंड के कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्या होती है? उसकी ऊर्जा होती है। ठीक, ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटेंगे। कौन से में बांटेंगे? एक तो बांटेंगे गतिज ऊर्जा। ऑब्जेक्टिव कराने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में हिंट दे दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा बताते चलूं। गतिज ऊर्जा, दूसरा है आपका स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे गतिज ऊर्जा की, तो किसी वस्तु या किसी पिंड की गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा की अगर बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो K बराबर होता है 1/2 mv²। m की बात करें तो ये क्या है? पिंड या वस्तु का द्रव्यमान है। ये क्या है? पिंड या वस्तु का द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान है। ठीक, अगर बात करें v, तो v बराबर यहां पर क्या है? v की बात करें तो v बराबर यहां पर है वस्तु का वेग, यानी पिंड का वेग, पिंड का वेग। तो जो भी गतिमान वस्तु होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। बात कर लेते हैं चलो स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो P बराबर होता है mgh। P बराबर क्या होता है? mgh। ठीक, ये क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है ना, उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, इसका तो एग्जाम्पल आसान है। कोई भी गतिमान वस्तु है, जैसे कार चल रही है तो उसमें उसकी जो गति है गतिज ऊर्जा है। ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की जो गति है वही क्या है? आपकी गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अगर बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो जैसे मान लो कोई बांध है, बांध क्या है? बांध में जो जल है ना, बांध में जल की स्थितिज ऊर्जा, बांध के अंदर जो जल होता है वो क्या? उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण वो, उसमें जल में कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। और एक स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग की गति जो होती है वो क्या होती है? स्प्रिंग की स्थिति जो होती है वो उसमें किसके कारण होती है? वो स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है। ठीक, और बात करें तो कमानी, ये स्प्रिंग हो गई। कमान जैसे तीर कमान होती है ना, ऐसे उसको तान लेते हैं तीर कमान को, तो उसमें किसके कारण होती है वो ऊर्जा? वो स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी। ठीक, कमानी। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। यहां तक थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। चलिए अब बात करेंगे किसकी?
क्वेश्चन आपका जो है उस पर स्क्रीन पे आता रहेगा, है ना, क्योंकि मुझे ये स्क्रीन वाला क्वेश्चन दिखाई नहीं था, इसीलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में क्वेश्चन को आपको जो है पढ़ पढ़ के बताता रहूँगा और उसके आंसर आपको कराता रहूँगा। ठीक, तो स्क्रीन पर देखेंगे आप, ये आपका 235 क्वेश्चन है ऊर्जा वाला। ये वैसे मैंने ये कल करा दिया था, लेकिन आज इसको फिर करा दे रहा हूँ। 235वां। तो 235 में की बात करें तो ये क्या है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लें, वायु प्रतिरोध का नगण्य मानने का मतलब यह है कि वायु का कोई भी इफेक्ट न हो, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है अनंत होता है, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा के योग का दोगुना, शून्य होता है और स्थिर होता है। तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्थिर, है ना। ऑप्शन कौन सा है इसमें, डी, स्थिर। स्थिर का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु होगी, है ना, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति ऊर्जा को छोड़ेगी तो वो किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो जो टोटल ऊर्जा होगी वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी आपकी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं 236वें क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने क्या है कल करा भी दिया था आपको, जो भी हमारे पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा। 236, चलिए 236 की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, बहुत ही जो है ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये क्या है, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन है, 2 मीटर लंबाई है एक चेन की, टेबल पर ऐसी रखी है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका हुआ है। मान लो ये कोई टेबल है, टेबल बना लेते हैं ऐसे करके, मान लो कोई ये टेबल है ना, और इस पे क्या है 60 सेंटीमीटर टेबल, उस लंबाई जो है वो लटकी हुई है, कितने 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है, कितना 60 सेंटीमीटर। है मान लो ये कोई चेन है, ऐसे ऐसे करके, तो ये कितनी लटकी हुई है, 60 सेंटीमीटर जो है ये लटकी हुई है, 60 लटकी हुई है। टोटल की बात करें तो कितना था, टोटल लंबाई कितनी थी इसकी, 2 मीटर थी, 2 मीटर थी, 60 सेंटीमीटर लटकी हुई है, तो बची कितनी 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर ये ऊपर है टेबल के। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करिए तो क्या कह रहा है, ये चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो m बराबर कितना है, m बराबर है 4 kg। जो चेन टोटल ये लटकी हुई है इसका द्रव्यमान कितना है, यानी वजन कितना है, तो कितना है 4 kg। आगे बात कर लेते हैं, टेबल पर पूरी चेन खींचने के लिए हेतु किए गए कार्य क्या होगा। ये जो चेन लटकी हुई है, अगर इसको यहाँ से खींचें तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये इसने पूछा है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ये जो चेन लटकी हुई है इसका द्रव्यमान कितना है ना। तो लटकी हुई चेन का द्रव्यमान, लटकी हुई चेन का चेन है ना, चेन का द्रव्यमान ये कितना होगा। अगर इसकी बात करें तो चेन की टोटल लंबाई, टोटल वजन कितना है इसका, 4 kg है ना, टोटल द्रव्यमान 4 kg है। अगर टोटल लंबाई की बात करें कितना 140 सेंटीमीटर ये है और 60 ये है, तो कितना हो जाएगा टोटल 2 सेंटीमीटर। और बात करें कितनी ये जो लटकी हुई है इसका द्रव्यमान निकालना है, तो 60। ठीक, चलिए इसको काट पीट कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये कटिएगा, 4 पंजे 20। तो इसकी बात करें तो m बराबर कितना हो जाएगा, ये लटकी हुई चेन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 5 यानी 6/5 kg किलोग्राम। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अब इसकी क्या कर लेते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा निकालने हैं, क्योंकि इसमें कितना कार्य किया गया है वो कार्य किसके बराबर होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य। अगर इसकी बात करें तो किसके बराबर होगा, ये mgh के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, mgh। तो m की बात करें तो m कितना दे रखा है 6/5 kg, कितना 6/5। और g की बात करें तो कितना है 10, और h की बात करें तो कितना है 60 सेंटीमीटर है। लेकिन ये कितने पर वर्क करेगा, क्योंकि द्रव्यमान जो मिड पॉइंट पर काम करता है, तो कितना हो जाएगा 60/2। ठीक, चलिए इसको काट पीट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 2 से इसे काट देते हैं 5 बार और 5 से ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं तो कितना हो गया, ये सेंटीमीटर में था तो इसको हमें क्या है मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 100 से भाग देना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, 100 से भाग देंगे तो ये कितना, ये 0 ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 6 की गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो गया ये। ठीक है, 10 का भाग देना है तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा ये। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर 3.6 जूल। किसके समझ में नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जूल है ये, है ना।
3.6 जूल। तो ये आपका क्या आ गया, किया गया कार्य आ गया। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। 12 जूल, 7.2 जूल, 3.6 जूल। तो हमारा आंसर क्या है, 3.6 जूल, सी। तो 336 की बात करें तो कितना आंसर आ गया इसका, सी। ठीक है, करना कुछ नहीं था यहाँ पे। 140 ये था, 60 ये था। इसका वजन निकाल लिया हमने, टोटल कितना है, लकड़ी यानी लटकी हुई चेन का द्रव्यमान निकाल लिया हमने यहाँ से। 6/5 kg आ गया। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, तो mgh लगा देंगे यहाँ पे। h का मतलब इसकी जो हाइट है, द्रव्यमान कहाँ पर काम करता है, बीच में काम करता है। तो यहाँ से ये निकाल लिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आई होप ये आपने कर लिया होगा। 336 के बाद चलेंगे 337 पर। 337 की बात करें तो यह क्वेश्चन आ चुका होगा आपकी बोर्ड पर, स्क्रीन पर। तो यह, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। तो जब आप, जैसे आप रबड़ बैंड को खींचेंगे, ऐसे रबड़ बैंड को खींचेंगे तो खींची हुई स्प्रिंग, और रबड़ बैंड मैंने बताया था, तो उसमें क्या होती है, खींची हुई स्प्रिंग या रबड़ बैंड, तो उसमें जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, तो ऑप्शन देख लेंगे आपका कौन सा है। तो पहला स्थितिज ऊर्जा है, यही आपका आंसर है। ठीक, तो आप ऑप्शन की बात करें 300 कौन सा था, 37 था। 337 का ए, स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे रबड़ बैंड है उसको खींचा तो क्या होगी उसमें, स्थितिज ऊर्जा। जैसे स्प्रिंग को खींचेंगे, खींची हुई स्प्रिंग क्या होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 237 के बाद 238। चलिए 238 की बात कर लेते हैं। 238 क्या कह रहा है, ये कह रहा है डैश, डैश मतलब खाली जगह है, के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो इसमें ऑप्शन है एक, द्रव, प्लाज्मा, ठोस, गैस। तो इसमें बात करें तो जो गैस के कण होते हैं वो बहुत बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। तो गैस के कण क्या है, देखो द्रव के और ठोस के जो होते हैं और प्लाज्मा के, इनके कण क्या होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं कंपेयर टू गैस के कण। तो गैस के कण अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी अधिक होती है। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें तो कौन सा है, गैस वाला, डी ऑप्शन है। ऑप्शन डी बात करें तो गैस। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। यानी जिसके कण जितनी दूर होंगे उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही दूर होगी। ठीक, तो चलते हैं, बात करते हैं किसका, 338 के बाद, यानी 238 के बाद 239। किसकी बात करेंगे, 239। चलिए 239 की बात कर लेते हैं। 239 की बात की जाए तो डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सेम क्वेश्चन है ना, और अलग अलग शिफ्ट में आया हुआ है ना। तो चलिए बात करें, यानी अलग अलग डेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गतिज ऊर्जा किसकी अधिकतम होगी, जिसके कण अधिक दूर होते हैं, अधिक दूर दूर पर स्थित होते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। तो इसमें भी गैस आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन की बात करें तो कौन सा है इसमें, गैस, डी ऑप्शन इसमें आपका एकदम करेक्ट है, गैस। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 239 के बाद 240। 240, चलिए 240 की बात कर लेते हैं। एक घर में एक माह में 900 इंटू 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। कितनी हुई भाई, 900 इंटू 10⁻6 जूल, ये ऊर्जा की खपत हुई। ठीक, अब बात करें तो आगे क्या कह रहा है ये, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है। इकाई में यानी यूनिट में निकालनी है। जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है ना, कि इतने यूनिट हो गए तो इसका इतना रुपया बन गया, है ना। तो चलिए एक यूनिट की बात करें तो कितना होता है, एक यूनिट की बात करें तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब हमारे पास इतनी ऊर्जा जूल है, इतनी जूल ऊर्जा है हमारे पास, तो हमें पता करना है कि इसमें कितने यूनिट बनेंगे। तो करना क्या है, इसमें 900 इंटू 10⁻6 भाग देना है किसका, इसका देना है 900, इसका किसका देना है, 3.6 का, यानी एक यूनिट का भाग देना है। 3.6 10⁻6 जूल। देखो इससे ये वाला ये कट जाएगा, ठीक है, और इसको यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9000 अपॉन कितना हो जाएगा 3 यानी 36 यानी 36 हो जाएगा। इसको काटेंगे यहाँ से, ये 1000 बार कटेगा, ये कितने कटेगा 4 बार। 1000 में जब आप 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 यूनिट।
कितना हो जाएगा 250 यूनिट। तो चलिए देखते हैं 250 यूनिट कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही है। कितना है 200, कौन सा है ये ऑप्शन डी। तो 240 का आंसर कौन सा आया आपका डी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 240 के बाद चलते हैं 241 पे। किस पे चलेंगे 241 पे। चलिए 241 की बात कर लेते हैं। 241 कह रहा है जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, संपीड़ित मतलब एक दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। जब दबी हुई स्प्रिंग है, जब उसको छोड़ा जाएगा तो एकदम वो क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी एकदम वो फैलेगी। फैलेगी का मतलब उसमें गति आएगी, गति का मतलब क्या होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक, तो किसमें स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा है। तो 241 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम 241 की। तो चलिए डी, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, गतिज ऊर्जा। समझ में आई गया होगा, यानी दबी हुई स्प्रिंग है, जब उसको छोड़ेंगे तो उसमें गति आ जाएगी, गति आ जाएगी तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे किसकी 242 की। 242 की बात करें तो ये क्या कह रहा है, एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो किसके साथ वृद्धि होगी, अब ये कह रहा है जैसे स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है ये mgh। अब इसने ऑप्शन दे रखा है कि किसमें वृद्धि होगी। बात करें तो पहला दे रखा है इसने वेग, पहला दे रखा है वेग। दूसरे की बात करें तो क्या दे रखा है ऊंचाई। इसको थोड़ा मैं सही तरीके से समझाना चाह रहा हूं, आपको याद ना करना पड़े कभी। ऊंचाई। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो इसमें क्या है विस्थापन है, और ऑप्शन डी है दूरी। यह है विस्थापन, विस्थापन। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो ये क्या है इसमें दूरी। देखिए ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है, एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, द्रव्यमान। दूसरा किस पे, गुरुत्वाकर्षण पे। तीसरा क्या है ऊंचाई, तीसरा क्या है ऊंचाई। अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए 242 को। तो एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है, तो अगर आप ऊंचाई को बढ़ाएंगे, है ना, इनसे तो कोई मतलब नहीं है, इसका तो ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर आप क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो ऊंचाई बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। तो 242 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊंचाई। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे किसकी 243 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं आज तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हमारी एक मॉर्निंग में क्लास आती है मॉर्निंग अपडेट के नाम से, यानी न्यूज़पेपर में जितनी भी जॉब या एजुकेशन से संबंधित खबर होती है, जो न्यूज़ होती है, उसको हम जो है सुबह सुबह आपके लिए लेकर आते हैं, और ये वीडियो हमारी 8 बजे तक लगभग आ जाती है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं आगे 243। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, यानी वस्तु की ऊंचाई के साथ कौन सी बदलेगी। अभी बताया था ऊंचाई किस पे डिपेंड करती है, ऊंचाई जो है पोटेंशियल एनर्जी में ऊंचाई पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो बात करें 243 की, 243 का कौन सा है, ऑप्शन की बात करें गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन की बात करें तो गतिज ऊर्जा है पहला, दूसरा है परमाणु ऊर्जा, तीसरा है रासायनिक ऊर्जा, चौथा है स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसकी बात करेंगे 244। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है डैश, है ना। तो पहला है गुप्त ऊष्मा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, सी है आपका गतिज ऊर्जा, और डी है आपका स्थितिजी ऊर्जा। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सा है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन कौन सा है डी, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें किसकी 244 की। 244 की अगर बात करें तो क्या है, 244 देख लेते हैं।
किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? नहीं, ये क्या था? 244। 244 क्या था? 244 दो बार हो गया, तो इसका वही है डी, स्थितिज ऊर्जा। क्या है? बात करें तो क्या हो जाएगा ये? वो सही था, वो 43 पड़ गया था लेकिन 44 था, यानी बी, स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका? दो बार हो गया है ना? क्या हो गया ये? दो बार हो गया। तो 244 का क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। 245 की बात कर लेते हैं। 245 क्या कह रहा है? बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? अभी बताया था मैंने, जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा था, तो बांध में जो जल होता है उसमें जो ऊर्जा होती है कौन सी होती है? वो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। 245 की बात करें तो पहला ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका क्या है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, बात करते हैं किसकी? 246 की। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, वो आपको सिर्फ देखने से ही हो जाते हैं ना। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है इसमें कैलकुलेशन करनी होती है। 246 की बात कर लेते हैं। 246 की बात करें तो क्या है? एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, कोई गतिशील वस्तु है तो वो कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेगी? गतिशील है तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। ठीक, तो बात करें कौन सा है इसमें? ए ऑप्शन सही है, गतिज ऊर्जा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 246 के बाद 247। 247 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 247, एक कार उच्च गति से चल रही है। क्या है? एक कार जो है वो उच्च गति से चल रही है। यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो कोई गति में है कार, तो क्या उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा है गतिज ऊर्जा? देख लीजिए, पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है इसका घर्षण बल, तीसरा स्थितिज ऊर्जा, चौथा है आपका गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कौन सा? गतिज ऊर्जा। ठीक, चलिए बात करते हैं, बात करेंगे अब किसकी? 248 की। 248 की बात कर लेते हैं। 248 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? देखते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है, गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें 248 के बाद 249, तो 249 क्या कह रहा है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई पूछे, यानी व्यवसाय में कौन सी इकाई ऊर्जा की प्रयोग की जाती है। पहला ऑप्शन बात करें तो किलोवाट घंटा, बी ऑप्शन की बात करें तो किलोवाट, सी ऑप्शन की बात करें तो वाट घंटा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जब ऊर्जा को बड़ी मात्रा में मापना हो व्यावसायिक रूप से, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका? किलोवाट घंटा। ऑप्शन की बात करें तो कौन सा इसमें? ए ऑप्शन सही है, किलोवाट घंटा। ये ऑप्शन क्या है इसमें? सही है, किलोवाट घंटा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 249 के बाद ये हो जाएगा 250। 250 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी भी है ना। ये कह रहा है कि 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद, 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? है ना। तो देखिए M1 क्या दे रखा है आपका? M1 दे रखा है 8 kg, और M2 की बात करें तो कितना दे रखा है? ये M2 दे रखा है 3 kg। ये दो गेंद हैं अलग अलग, एक लोहे की है और एक क्या है? एल्यूमिनियम की, यानी 8 किलो ये लोहे की है, लोहे से बनी है, और ये एल्यूमिनियम से बनी है ना। एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए बात करते हैं और क्या दे रखा है इसने। 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, दोनों ही गिराई जा रही है 20 मीटर की ऊंचाई से। H इसकी भी 20 है और H इसकी भी 20 है, बहुत अच्छे। और क्या कह रहा है ये? 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? यानी भूमि से, भूमि से का मतलब जैसे मान लो ये भूमि है, तो इससे 10 मीटर की ऊंचाई पर कौन सी, इन निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो पहला है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो समान होगी नहीं, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है, यानी M1 पे डिपेंड करेगा, 8 है और ये इसका कितना है? 3 है।
तो आपका गतिज ऊर्जा तो समान होगी नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात करते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समांतराल। ठीक है, आगे बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा भी समान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी स्थितिज ऊर्जा? क्योंकि वो mgh पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh पर डिपेंड करती है। तो यानी m पे ये भी डिपेंड कर रही है। तो अगर इसका m जो है ज़्यादा है तो ये जो है क्या है, इसका अगर m ज़्यादा है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक, ऊंचाई तो समान है लेकिन इसका m ज़्यादा है इस वजह से, क्योंकि m इसका ज़्यादा है, इसका m देखो कम है और इसका m क्या है? ज़्यादा है। 8 कीजिए, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। किसकी? लोहे वाली गेंद की। आगे बात करें संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान किसका ज़्यादा है? लोहे वाली गेंद का ज़्यादा है ना। तो जब द्रव्यमान ज़्यादा है तो संवेग भी इसका ज़्यादा होगा। बचा क्या? त्वरण बचा है। त्वरण के बारे में हमें पता नहीं चल रहा, नहीं भाई, बाकी सबके बारे में पता चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण। यानी त्वरण जो है, त्वरण समान होगी दोनों की। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन इसमें सही है। ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना है कि करने लग गए इसकी स्थिति ऊर्जा निकाल लें, इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लें, दोनों की निकाल लें, चेक कर रहे हैं कौन सी है। यानी अपना आइडिया लगाना है। जब द्रव्यमान ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, जब द्रव्यमान ज़्यादा है तो दोनों गेंदों का गतिज ऊर्जा भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, संवेग भी इसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान है ना, सब में द्रव्यमान आ रहा है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, उसकी स्थिति ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, और इसी का उसका जो है संवेग भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बचा क्या? त्वरण। तो त्वरण क्या है? दोनों का समान रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद 250 के बाद 251। वैसे तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले स्थिति ऊर्जा निकालोगे, गतिज ऊर्जा निकालोगे, संवेग निकालोगे, फिर चेक करोगे दोनों में से किसका ज़्यादा है। ठीक, 251। 251 की बात कर लेते हैं। 251 क्या कह रहा है? जब एक दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। अभी बताया था जब दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वो किस में बदलेगी? गतिज ऊर्जा में बदलेगी। ठीक, यानी जैसे कोई स्प्रिंग ऐसे करके हमने दबाएंगे, उसको छोड़ेंगे तो ऐसे भागेगी वो पीछे की तरफ, तो उसमें क्या हो जाएगी? गति आ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा। 251 की बात करें तो गतिज ऊर्जा कौन सा ऑप्शन है इसमें? आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है इसमें, गतिज ऊर्जा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करें तो 251 के बाद 252। 252 की बात कर लेते हैं। 252 क्या कह रहा है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में, संपीड़ित मतलब वो दबी हुई स्प्रिंग, संपीड़ित का मतलब क्या होता है? दबी हुई स्प्रिंग में। ये सेम क्वेश्चन है। दबी हुई स्प्रिंग है, जब उसको छोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा उसमें आ जाएगी। तो ऑप्शन की बात करते हैं 252 गतिज ऊर्जा, तो क्या है इसमें? सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 253। 253 की बात कर लेते हैं। 253 क्या कह रहा है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो किसके अनुरूप जो है, ये कह रहा है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? ऑप्शन ए है घर्षण, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, और ऑप्शन डी है गति, है ना। तो अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा कह रहा है ना, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है आपका, यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब इसमें देख लो कौन सा मैच कर रहा है। घर्षण तो होगा नहीं, समय भी नहीं है, द्रव्यमान है, गति है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गति। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा की वृद्धि होती है, जिस गति ज़्यादा होगी तो क्या है उसमें, जैसे गतिज ऊर्जा है तो उसमें गति ज़्यादा होगी तभी तो गति ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 253 के बाद है 254। 254 की बात कर लेते हैं। 254 क्या कह रहा है? गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो अभी बताया था हमने k बराबर 1/2 mv²। एक तो किस पर निर्भर कर रही है? एक तो द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है। किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है। और किस पर निर्भर कर रही है? एक वेग पर निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है? वेग पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है वजन और इसके स्थान, बिल्कुल गलत है। द्रव्यमान और इसके स्थान, बिल्कुल गलत है। सी की बात करें द्रव्यमान और त्वरण, ये भी गलत है। डी ऑप्शन दे रखा है द्रव्यमान और वेग, ये एकदम करेक्ट है। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं 254 के बाद 255। 255 की बात कर लेते हैं। 255 क्या कह रहा है? किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो बात करें, पहला है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है ऊष्मीय ऊर्जा, चौथा है गतिज ऊर्जा। तो जल विद्युत ग्रह में क्या होता है? पानी को जो है रोटेट किया जाता है, किसके कारण? गति के कारण, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा?
गतिज ऊर्जा हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, कौन सा, गतिज ऊर्जा। तो ये आपका 255 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बता दे रहा हूँ हमारी कौन कौन सी क्लास है। एक तो मॉर्निंग अपडेट में आती है, एक क्लास है मॉर्निंग अपडेट। ये क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, जो न्यूज़पेपर होता है, क्या होता है, न्यूज़पेपर से आती है ये। बहुत से हमारे मित्र हैं या स्टूडेंट हैं या हमारे जो भी हैं पढ़ने वाले, तो उसमें क्या रहता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं और कुछ इसमें खबर आती रहती हैं, तो वो कहाँ से आपको प्राप्त होंगी, यहाँ पे मॉर्निंग अपडेट से आपको प्राप्त होंगी। उसमें क्या होता है, जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी खबर होती हैं वो उसमें हम जो है इसमें मॉर्निंग अपडेट वाली क्लास में लेकर आते हैं। ठीक, दूसरी क्लास की बात करें, दूसरी क्लास हमारी ये चली रही है साइंस की, यानी फिजिक्स चल रहा है आपका अमोघ शक्ति सीरीज से, फिजिक्स। तीसरी क्लास की बात करूं तो तीसरी क्लास आपकी कल से आने वाली है। ये कौन सी क्लास रहेगी, ये करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये क्या रहेगा, करंट अफेयर का आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, करंट अफेयर का, है ना। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और हमारी जो सुबह वाली क्लास है उसको भी आप देख लिया करें। 5 से 10 मिनट की क्लास रहती है वो लगभग, लेकिन वो जो है किसी प्रकार की खबर जो भी न्यूज़पेपर में आती है आप उससे जो अछूते नहीं रहेंगे, आपको वो जो है खबर पता चलती रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।